हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिन भर की, जहां जयशंकर जी ने साफ बोला कनाडा मुद्दे पर अमेरिका से हुई बात। जी हां दोस्तों, अमेरिका पीठ पीछे बन रहा था हीरो, कनाडा से भी बात कर रहा था, भारत से भी उस मुद्दे पर बात कर रहा था, लेकिन जयशंकर जी ने पूरी दुनिया के सामने खुलकर कह दिया है कि अमेरिका ने कनाडा के मुद्दे पर मुझसे बात किया। जिसके बाद दोस्तों क्या हुआ, सबसे पहले आपको बताएंगे कैसे दुखती रग पर हाथ रख दिया जयशंकर जी ने। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अगवा हुआ 26/11 के गुनहगार आतंकी हाफिज सईद का बेटा आईएसआई के फूले हाथ पैर, पाकिस्तान में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है नई अपडेट इसको लेकर। साथ ही साथ बताएंगे जहां मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। दोस्तों बताएंगे किसको कितनी सीट मिल रही है, किसकी बनेगी इस मध्य प्रदेश में सरकार। और इतना ही नहीं दोस्तों, 1 अक्टूबर से बदलने वाले हैं ये बड़े से बड़े नियम। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर बैंक तक में नियम बदले हैं। जी हां दोस्तों, एक से एक जानकारी आपको बताएंगे, बनेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि अगली बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे अगले प्रधानमंत्री। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जयशंकर जी ने साफ बोला कनाडा मुद्दे पर अमेरिका से हुई बात, दुखती रग पर रख दिया जयशंकर जी ने हाथ। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बिना लाग लपेटे कनाडा मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इसको लेकर उनकी जैक सुलिवन और एंटनी ब्लिंकन दोनों के साथ बातचीत हुई। कनाडा को आतंकवाद और तस्करी का जहरीला कॉम्बिनेशन बता जयशंकर जी ने कहा कि वो अमेरिका के लिए बहुत अलग दिखता है। जयशंकर जी वॉशिंगटन में हडसन इंस्टीट्यूट के इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। जयशंकर जी ने पश्चिम को लेकर भारत के नजरिए को भी बारीकी से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत गैर पश्चिमी है लेकिन पश्चिमी विरोधी नहीं है। कनाडा के साथ भारत के रिश्तों में आई कड़वाहट का जयशंकर जी ने खुलकर जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहले निजी तौर पर और फिर सार्वजनिक रूप से कुछ आरोप लगाए। निजी और सार्वजनिक दोनों में हमारी प्रतिक्रिया ये थी कि उनके आरोप भारत की नीति से मेल नहीं खाते हैं। अगर कोई प्रासंगिक और विशिष्ट बात है जिस पर वो भारत से गौर कराना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार तैयार है। अब इस समय बातचीत यही है। जी हाँ, विदेश मंत्री ने दो टूक कहा है कि अमेरिका के लिए कनाडा बहुत अलग दिखता है, लेकिन भारत के लिए कनाडा एक ऐसा देश है जहां संगठित अपराध, लोगों की तस्करी के साथ अलगाववाद, हिंसा, आतंकवाद का जहरीला कॉम्बिनेशन है। लिहाजा कनाडा के साथ भारत के रिश्तों में तनाव ट्रूडो ने जो कहा उससे काफी पहले से थे। आज भारत के डिप्लोमेट कनाडा में दूतावास या वाणिज्य दूतावास में जाने में असुरक्षित है। उन्हें सार्वजनिक रूप से डराया धमकाया गया। इसने भारत को कनाडा में वीजा ऑपरेशन को टेम्परेरी रूप से निलंबित करने के लिए मजबूर किया। अक्सर देश बहुत अलग दिखते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं और आपके हित क्या है, लेकिन उन्हें कनाडा के साथ ये समस्या है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जयशंकर जी ने क्लियर कह दिया है कि अमेरिका के लिए कनाडा बहुत अच्छा और सुरक्षित देश होगा, लेकिन भारत जिस नजरिए से कनाडा को देखता है और जो उसकी रियलिटी है वो यही है कि वहाँ पर आतंकवाद, नस्लवाद जैसी चीजें और वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में दोस्तों कनाडा की पोल खोल कर रख दी है जयशंकर जी ने पूरी दुनिया के सामने, और अमेरिका को भी ये रियलाइज करवा दिया है कि तुम्हारे लिए कनाडा तुम्हारा हिमायती हो सकता है, हमारे लिए नहीं। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से कनाडा की पोल खोलकर रख दी है जयशंकर जी ने, ऐसे में जयशंकर जी को आप लोग थैंक यू कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और उनके इस लताड़ने के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर करिएगा। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां अगवा हुआ 26/11 के गुनहगार आतंकी हाफिज सईद का बेटा आईएसआई के फूले हाथ पैर, पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। बता दे, पाकिस्तान में आतंकवादी हाफिज सईद को लेकर विस्फोटक दावा किया गया है। पाकिस्तानी खुद ही बता रहे हैं कि हाफिज के बेटे का अपहरण हो गया है। पाकिस्तान के पेशावर से ये खबर आई है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई हाफिज सईद के बेटे का पता लगाने में जुटी है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा यानी एलटी पर ये एक के बाद एक दूसरी स्ट्राइक हुई है, और इस बार टारगेट पर है भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद। जी हाँ, वो पेशावर में था और उसे अज्ञात लोग वहां से उठाकर ले गए। उसे ऐसे लोग उठाकर ले गए जिनके बारे में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों तक को भी नहीं पता। कहा यह जा रहा है कि अगला नंबर हाफिज सईद का होगा। पाकिस्तान में हल्ला है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बेटा अगवा हो गया। ये किसने किया और हाफिज का बेटा इस वक्त कहां है, इस बात की खबर किसी को भी नहीं है। यानी अचानक ही पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई और पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों बदहवास है। जी हाँ, पाकिस्तान में हाफिज सईद के समर्थक
समर्थकों का कहना है कि पाकिस्तान में तो कोई भला बंदा सुरक्षित नहीं है। वो पेशावर में थे, उनको वहां से अज्ञात लोग अगवा करके ले गए और वो अभी तक गायब है। और ये हेडलाइंस है, कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ और कहीं खबरों में कहीं अखबारों में बस यही चर्चा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान में घुसकर ग्लोबल आतंकी को किसने टारगेट किया। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से ये इतना बड़ा आतंकी है जिसने 26/11 जैसे भारत में हमले करवाए हैं दोस्तों, निर्दोषों की जान ली है, ऐसे में जिस प्रकार से उसका बेटा गायब हुआ है, अगवा कर लिया गया है, न जाने वो किस हालात में होगा, जिंदा भी होगा या नहीं। इस पर दोस्तों अब आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये बातें हम भी नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुद कहते नजर आ रहे हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चीन पाक की बढ़ेगी टेंशन, वायुसेना को मिलेंगे 156 स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर। प्रचंड क्या है इसकी खासियत बताते। भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने जा रही है, जिसके बाद भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि एयरफोर्स को 150 से ज्यादा स्वदेशी हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर प्रचंड मिलने जा रहा है। भारतीय वायुसेना 156 और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर देने जा रही है। वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ 156 और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के लिए ऑर्डर देने की योजना बनाई है। इन प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना द्वारा चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकते हैं। दुनिया की सबसे खराब मौसम स्थिति और इलाकों में परीक्षण करने के बाद दोनों सेवाओं ने पिछले 15 महीनों में इनमें से 15 हेलीकॉप्टरों को पहले ही अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। अब ऐसे में ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा अपने इंडियन एयरफोर्स को। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां नाविक की रेंज बढ़ाएगा इसरो, जद में आएंगे चीन पाकिस्तान। दरअसल चंद्रयान 3 और आदित्य L1 से सफलता अर्जित करने वाला इसरो अब एक नए मिशन पर जुटने वाला है। यह मिशन आगामी स्पेस प्रोग्राम गगनयान और शुक्रयान से बेहद अलग है और अनोखा होगा, जो न सिर्फ भारत के लिए एक नई सफलता बनेगा बल्कि चीन और पाकिस्तान की सीमा के भीतर तक नजर रखेगा। यह संभव होगा सैटेलाइट नाविक की क्षमता बढ़ने से। इसरो ने इस मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है और नाविक की वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर दुगना किए जाने की कोशिश की जा रही है। CSIR का स्थापना दिवस समारोह में इसरो चीफ S सोमनाथ ने इस बात का खुलासा किया। कार्यक्रम में इसरो के आगामी मिशनों के बारे में जानकारी देते हुए S सोमनाथ ने बताया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक नाविक की नेविगेशन कवरेज बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इसकी रेंज भारत के बाहर 1500 किलोमीटर तक है, जिसे बढ़ाकर दुगना करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा होने से सार्क देश तो भारत की रेंज में आएंगे ही, साथ ही साथ चीन का भी अहम हिस्सा भारत की जद में होगा। जी हाँ दोस्तों, हमने नाविक से जुड़ी ऑलमोस्ट आपको पूरी बात बता दी, लेकिन फिर भी आपसे हम सवाल पूछना चाहेंगे, आखिर आपके हिसाब से असली में नाविक क्या चीज है दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं जी के कितना तेज है आपका। चलते अगली खबर की तरफ, जहां जाना था न्यूयॉर्क पहुंच गया एफिल टावर। 91,000 रुपए प्रति प्लेट डिनर, अपने PM की ही खिल्ली उड़ा रहे हैं पाकिस्तानी। दरअसल पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे। वहां उन्होंने कश्मीर पर पुराना राग अलापा, जिसका किसी भी देश ने कोई लोड नहीं लिया। इस बार महासभा की बैठक में सभी देशों के विदेश मंत्री आए थे, बावजूद इसके काकड़ वहां पहुंचे थे। इसकी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हंसी उड़ाई जा रही है। काकड़ अपने 5 दिनों के दौरे पर दोस्तों और सपरिवार के साथ गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि न्यूयॉर्क जाने से पहले PM काकड़ सपरिवार पेरिस में रुके और परिजनों संग एफिल टावर का दौरा किया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्होंने एफिल टावर में सपरिवार भोजन भी किया, जिसका बिल लाखों रुपए में आया है। पाकिस्तान मूल के मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजाकिया, जो लंदन में रहते हैं, उन्होंने इस हरकत के लिए प्रधानमंत्री काकड़ को इडियट और सेना का पोपट करार दिया है। एक यूट्यूब शो में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री काकड़ को इस तरह विदेश दौरे का कोई अधिकार नहीं है और न ही उन्हें पाकिस्तानी आवाम के पैसे का इस तरह बेजा इस्तेमाल करने का आरोप है। उन्होंने कहा कि सिर्फ परिवार और दोस्तों की फरमाइशें पूरी करने के लिए काकड़ 5 दिनों तक विदेशी दौरे करते रहे और पाकिस्तानी सेना का जहाज यहां से वहां तक उड़ता रहा। 91,000 पाकिस्तानी रुपए प्रति प्लेट को डिनर के लिए पूरी टेबल बुक कर दी गई थी प्रति प्लेट। जी हाँ दोस्तों, 91,000 पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से, यानी कि लाखों में इस पर खर्च किया गया। बहरहाल दोस्तों, जबकि उनका न्यूयॉर्क जाने का प्लान था, पर इस प्रकार से जाने का कोई प्लान नहीं था। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं PM काकड़ को ये लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में चुनाव हो जाएंगे, फिर कोई नया प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसे में जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ क्यों ना प्रधानमंत्री पद का पूरा इस्तेमाल करता हूँ और विदेशों में घूमता हूँ। अगर आपको भी ये लगता है दोस्तों कि पाकिस्तानी, वो चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर अच्छे पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो सिर्फ अपने पद का इस्तेमाल कर रहा है गलत तरीके से, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां बम धमाकों से दहला पाकिस्तान, कुछ ही घंटों के
भीतर 2 आत्मघाती हमलों में 60 की मौत। जी हाँ, पाकिस्तान में शुक्रवार को एक के बाद एक 2 आत्मघाती बम विस्फोटों में कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई और 102 लोग घायल हो गए। पहला धमाका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मस्तुंग इलाके में हुआ, जिसमें 52 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। वहीं दूसरा धमाका जुमे की नमाज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की हंगू मस्जिद में हुआ। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट के समय मस्जिद में 30 से 40 नमाजी मौजूद थे। हंगू जिला पुलिस अधिकारी निसार अहमद ने हताहतों और चोटों की पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट उस समय हुआ जब मस्जिद में जुमे का खुतबा यानी प्रवचन हो रहा था। एक अधिकारी ने कहा कि विस्फोट के कारण मस्जिद की छत ढह गई और लगभग 30 से 40 लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि शवों और घायलों को मलबे से निकालने के लिए हेवी मशीनरी बुलाई गई। इससे पहले बलूचिस्तान प्रांत में एक मस्जिद के पास एक आत्मघाती विस्फोट में कम से कम 52 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। धमाके को लेकर पुलिस ने कहा कि यह आत्मघाती विस्फोट था। उन्होंने बताया कि ब्लास्ट जुमा की नमाज के दौरान हुआ। जी हाँ, ऐसे में एक चीज तो तय है कि आतंकवादियों को पालोगे तो आतंकी धमाके तो तुम्हारे घर में भी होंगे, ये बात भी निश्चित है। जी हाँ, पाकिस्तान को आखिर कब ये बातें समझ में आएंगी न जाने। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अजरबैजान के डर से नागोर्नो काराबाख की 70% से अधिक आबादी ने आर्मेनिया पलायन किया है। जी हाँ दोस्तों, नागोर्नो काराबाख की 70% से अधिक मूल आबादी आर्मेनिया पलायन कर गई है। शुक्रवार सुबह तक 84,770 लोग नागोर्नो काराबाख छोड़ चुके थे। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इस बीच क्षेत्र की अलगाववादी सरकार ने कहा है कि वो खुद को भंग कर देगी और साल के अंत तक अजरबैजान में गैर मान्यता प्राप्त गणतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आर्मेनिया के अधिकारियों के अनुसार जातीय आर्मेनियाई लोगों का क्षेत्र से रविवार से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ, जो अभी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह तक 84,770 लोग नागोर्नो काराबाख छोड़ चुके थे। पलायन शुरू होने से पहले क्षेत्र की आबादी लगभग 1,20,000 थी। हाल में अजरबैजान ने अपने से अलग हुए क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए आक्रामक कार्रवाई की थी और नागोर्नो काराबाख में आर्मेनियाई सैनिकों से अपने हथियार डालने तथा अलगाववादी सरकार से खुद को भंग करने के लिए कहा था। इसके बाद नागोर्नो काराबाख की अलगाववादी सरकार ने ये ऐलान किया। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की, जहां भारत या चाइना। मालदीव में किसकी एंट्री और कौन होगा आउट? कल राष्ट्रपति यानी आज राष्ट्रपति चुनाव का आएगा परिणाम। जी हाँ, दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार मालदीव अपने प्राचीन समुद्र तटों, मूंगा चट्टानों और रंग बिरंगे समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। लेकिन शनिवार आज को यह देश एक भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का अखाड़ा बनने वाला है। आज यानी शनिवार को मालदीव में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा। इसमें मुख्य मुकाबला वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली और विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज्जू के बीच होगा। इस मुकाबले पर न केवल मालदीव के लोगों की बल्कि भारत और चीन की भी नजरें होंगी, क्योंकि दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की होड़ में है। ऐसे में कौन जीतेगा, चीन या भारत, ये देखने वाली बात होगी। शनिवार के चुनाव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली का मुकाबला मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के उम्मीदवार मोहम्मद मुइज्जू से होगा। मालदीव के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक 50% वोट पाना जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य रखिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारत समर्थक ही पार्टी जीतेगी तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस साल के अंत में आ सकते हैं इंडिया। कीव ने दिखाई यात्रा के लिए गहरी दिलचस्पी। जी हाँ, यूक्रेनी ने इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की भारत यात्रा पर भारतीय पक्ष के साथ गहरी रुचि व्यक्त की है। इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर चर्चा फिलहाल शुरुआती दौरे में है। यदि ये यात्रा सफल होती है तो ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद ये यूक्रेनी राष्ट्रपति की भारत की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति जेलेंस्की की यात्रा के मामले पर भारतीय पक्ष के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर के तंत्र सहित कई स्तरों पर चर्चा की गई, वार्तालाप की गई, बातचीत की गई। इस तंत्र के तहत यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रमुख एंड्री यर्मक और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल विचार विमर्श में लगे हुए हैं। गत वर्ष संघर्ष शुरू होने के बाद से इंडिया ने लगातार रशिया यूक्रेन संघर्ष को हल करने के प्राथमिक साधन के रूप में वार्तालाप और कूटनीतिक वकालत की है। नई दिल्ली ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बात पर जोर दिया है कि यह युद्ध युग का नहीं है। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या जेलेंस्की को भारत आना चाहिए?
बात करते हैं अगली खबर की, जहां जस्टिन ट्रूडो के विमान में लदा था क्या कोकीन, क्या बोला कनाडा का प्रधानमंत्री ऑफिस। बता दें कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की G20 समिट में शामिल होने के लिए जब भारत आए थे तो उनका प्लेन कोकीन से लदा हुआ था। पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा ने पिछले दिनों ऐसा आरोप लगाया था और कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसका जिक्र हुआ था। अब कनाडा के पीएमओ की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है। जस्टिन ट्रूडो के दफ्तर ने ऐसी खबरों को खारिज किया है। कनाडा के पीएमओ ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है और इस बात का उदाहरण है कि कैसे मीडिया रिपोर्टिंग के जरिए भ्रम फैलाया जा सकता है। कनाडा पीएमओ ने टोरंटो सन को दिए बयान में जानकारी दी। दरअसल पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा ने टीवी चैनल से बातचीत में सनसनीखेज दावा किया था कि जस्टिन ट्रूडो के प्लेन में कोकीन लदा हुआ था। इसी के चलते वो 2 दिनों तक अपने कमरे में ही बंद रहे। दीपक वोहरा सूडान में भारत के राजनयिक थे। जी हाँ, ऐसे में एक चीज तो रियलिटी है दोस्तों कि जिस प्रकार से G20 उनको फेस को आप देखेंगे, जस्टिन ट्रूडो के फेस को, कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। लेकिन कनाडा का पीएमओ तो कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा कि उन्होंने कोकीन लिया था। लेकिन रियलिटी अगर आपको भी लगता है कि कुछ और ही था तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी से डर गया चीन, अब पाकिस्तान को मदद से कर दिया इनकार। बता दें आर्थिक संकटों से जूझ रहे पाकिस्तान को एक बार फिर चीन की याद आई। पाकिस्तान ने अब चीन के साथ सऊदी अरब से भी मदद मांगी। उसे अपना आर्थिक हालात सुधारने के लिए $11 अरब की आवश्यकता है, लेकिन चीन ने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसका पहले से ही बलूचिस्तान के ग्वादर में बड़ा निवेश है, लेकिन यहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके चीन का विरोध करते हैं। पिछले दिनों चीनी नागरिकों पर हमले हुए हैं। चीनी सेना को निशाना बनाया गया है। लिबरेशन आर्मी ने कई हमलों की जिम्मेदारियां ली हैं और वे चीन को खुली चेतावनी भी देते हैं। माना यह जा रहा है कि चीन ने इसी वजह से पाकिस्तान को मदद देने से इनकार कर दिया है। चीन ने अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्रों में सहयोग का और विस्तार करने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते दोनों देशों की सदाबहार दोस्ती में अनबन के संकेत लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां यूएई की मंत्री और मरियम नवाज को लेकर क्यों भिड़ गए पाकिस्तानी, ये तो नकल करती है। बता दें इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम बिन्त इब्राहिम अल हाशिमी का वीडियो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में अल हाशिमी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स यूएई के राज्य मंत्री को लेकर कह रहे कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वरिष्ठ नेता मरियम नवाज की स्टाइल कॉपी कर ली है। वायरल वीडियो में यूएई की मंत्री जिस तरीके से अपना भाषण दे रही है, उनके बोलने की शैली, कपड़ा पहनने का ढंग और हेयर स्टाइल काफी हद तक मरियम नवाज की तरह दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां राष्ट्रपति बाइडेन का सबसे बड़ा बयान, कहा अगर ट्रंप सत्ता में वापस आए तो देश के लोकतंत्र के लिए पैदा हो सकता है बहुत बड़ा खतरा। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने गुरुवार यानी 28 सितंबर को कहा है कि अगर कट्टरपंथी डोनाल्ड ट्रंप अगले साल सत्ता में वापस आते हैं तो देश के संविधान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। एरिजोना में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रतिशोध और प्रतिशोध से प्रेरित है। उन्होंने अमेरिकियों से देश के लोकतंत्रों के लिए एक स्टैंड लेने की अपील की है, इससे पहले ही कि बहुत देर हो जाए। बाइडेन ने यह भाषण ऐसे समय में दिया है जब हाउस रिपब्लिकन द्वारा 80 वर्षीय राष्ट्रपति पर उन अप्रमाणित आरोपों के आधार पर महाभियोग जांच की सुनवाई शुरू की गई, जिनमें कहा गया है कि उन्होंने अपने बेटे हंटर बाइडेन के व्यापारिक सौदों के बारे में झूठ बोला था। बाइडेन ने कहा कि हम सभी को याद रखना चाहिए, लोकतंत्र को राइफल के दम पर नहीं मरना है। वे तब मर सकता है जब लोग चुप हों, जब वे खड़े होने में विफल हों या लोकतंत्र के लिए खतरों की निंदा करें। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर। बीजेपी को कितनी सीटें बता दें, जल्द इस मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जनता को लुभाने में जुटी हैं। अभी हाल ही में बीजेपी अपने 79 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। हालांकि अभी तक कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला जनता को करना है। विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच टाइम्स नाउ भारत ने ओपिनियन पोल जारी किया है। नए सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगर आज मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं अन्य दलों को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर सर्वे में वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 2023 के चुनाव में 42.8% वोट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को 43.8% वोट मिल सकता है, जबकि अन्य के खाते में 13.40 वोट फीसदी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में अगर इस सर्वे की रिजल्ट की बात करें तो क्लियरली कांग्रेस जीती दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी पूरे तरीके से टक्कर में खड़ी। अब देखना यह होगा कि रियलिटी में कौन जीतता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस वीडियो के माध्यम से सर्वे करने की कोशिश करें तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखकर
बताइएगा कि आपके हिसाब से एमपी इलेक्शन कौन जीतेगा 2023 का, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां 2024 में एक साथ नहीं होंगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, लेकिन आपको बता दें विधि आयोग मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर या घटाकर 2029 से लोकसभा चुनाव के साथ सभी के चुनाव एक साथ कराने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकार पहले ही लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के वास्ते एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर चुके हैं। इसीलिए विधि आयोग को राष्ट्रीय और राज्यों के लिए अपनी वर्तमान सिफारिश के साथ साथ स्थानीय निकाय चुनावों को भी शामिल करने को कहा जा सकता है। सूत्रों ने कहा है कि विधि आयोग लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के वास्ते एक आम मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार कर रहा है ताकि लागत कम हो सके और जनशक्ति का इस्तेमाल लगभग एक समान कवायद के लिए किया जा सके जो अभी निर्वाचन आयोग और विभिन्न राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा की जाती है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर पंजाब में रेल रोको आंदोलन से परेशान हुए यात्री माता वैष्णो देवी से लौट रहे श्रद्धालुओं ने बताई अपनी आप बीती। बता दें पंजाब के विभिन्न हिस्सों में किसानों के रेल रोको आंदोलन के कारण जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं समेत बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं और 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है तथा 13 का मार्ग बदला जा चुका है। कई किसान संगठनों के सदस्यों ने हालिया बाढ़ से हुई क्षति के लिए आर्थिक पैकेज, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी जैसे मांगों को लेकर बृहस्पतिवार से अपना 3 दिवसीय आंदोलन शुरू किया है। प्रदर्शन के तहत किसान मोगा, होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर, तरन तारण, संगरूर, पटियाला, फिरोजपुर, बठिंडा और अमृतसर समेत कई जगहों पर रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वैष्णो माता मंदिर के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानियां हो रही है। दोस्तों जो कटरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते रह गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। जी हाँ, ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और जय माता वैष्णो कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये तगड़े नियम। एलपीजी से लेकर विदेश टूर तक 1 अक्टूबर से बदलेंगे नियम। जी हाँ, हर महीने की पहली तारीख अपने साथ बहुत सारे बदलाव लेकर आती है, जिसकी जानकारी न होने पर इंसान को तगड़ा जुर्माना लग जाता है। इसीलिए यहाँ हम आपके लिए पूरी लिस्ट लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आपको ये बताएगी कि पहली तारीख को क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की खबर आपको सुनने को मिल सकती है। जी हाँ, सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के दाम अपडेट करती है और इस बार उम्मीद की जा रही है कि वो घरेलू सिलेंडर के दाम घटा सकती है। हर महीने की पहली तारीख पर सीएनजी का भी रेट अपडेट होता है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने इसका मूल्य घट सकता है। 1 अक्टूबर से 2000 रुपए के नोट मान्य नहीं होंगे, इसीलिए 2000 रुपए के नोटों को बदलने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। इसीलिए 1 तारीख से पहले जरूर नोट बदलवा लीजिए। 30 सितंबर तक सेबी ने डीमेट अकाउंट्स के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया जरूरी कर दी हुई है। जिनका नॉमिनेशन नहीं होगा उनके खाते फ्रीज हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर कार्ड के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी हो जाएगा। 1 अक्टूबर से विदेश टूर पैकेज महंगा हो जाएगा। 7 लाख रुपए से कम के विदेशी टूर पैकेज पर कस्टमर को 5% टीसीएस देना होगा। जी हाँ दोस्तों, और आरबीआई ने अक्टूबर के लिए बैंकों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। इस महीने 16 दिन बैंक बंद रहेंगे, इसीलिए बैंक के सारे काम निपटा सकते हैं आप, क्योंकि अक्टूबर का पूरा महीना त्योहारों से भरा हुआ है। इसीलिए बैंक आधा महीना तो बंद ही रहेगा। हालांकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते रहेंगे। जी हाँ, और भी बहुत सारे नियम है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चेक से जुड़े नियमों में बदलाव होगा, ट्रैफिक से जुड़े नियमों में बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ